जय हिंद। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हो, यू आर गिविंग बेस्ट टू योर वर्क। एक्चुअली आज मैं लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का। लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में आने में थोड़ा टाइम लगा ड्यू टू सम रीज़न। आई वाज नॉट एबल टू मेक वीडियोस एंड अपलोड वीडियो। कुछ रीज़न ऐसे थे कि जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट नाउ आई विल मेक वीडियो एंड अपलोड वीडियो ऑन टाइम एंड वेरी सुन आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन डिटेल। तो देखो, इस लेक्चर नंबर 2 जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड कर रखा था इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में बताया था और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। मैंने क्या बोला था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में? इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम, और उसकी यूनिट मैंने बता रखे थे एम्पियर, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने करवा रखा था। तो आज के लेक्चर में दिस इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 3, इसमें मैं आपको बताऊंगा ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिसमें बेसिकली 3 पार्ट आएंगे। द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, एंड द सेकेंड वन इज आपको मैं कुछ वेरिफिकेशन, ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, एंड द थर्ड वन इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच का ग्राफ में बताऊंगा, दैट इज VI ग्राफ। ठीक है, उससे किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को देखते हैं। ठीक है ना, ये 3 चीज को मैं यहाँ पे 3 चीजों को मैं आज के लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। तो बेसिकली मैं आपको स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ है ना। तो ओम्स लॉ का सबसे पहले मैंने क्या बोला कि स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट देखते हैं। तो देखो, मैं स्टेटमेंट में बोल देता हूं, देन आफ्टर दैट मैं लिख दूंगा। स्टेटमेंट में ओम्स लॉ ने क्या बोला था? इट स्टेट दैट current flowing through a conductor is directly proportional to applied potential difference across the end of the conductor, provided that temperature and physical condition remain unchanged. ये 2 कंडीशन लगेंगे तभी जाकर के, मैंने 2 कंडीशन क्या क्या बोला? टेम्परेचर एंड द सेकेंड वन इज फिजिकल कंडीशन। ये 2 टेम्परेचर अगर हमने चेंज नहीं करा तो किसी भी कंडक्टर मतलब किसी भी वायर के अक्रॉस जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ाएंगे वायर में, उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। क्लियर है मेरी बात? मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के एंड में मैंने कोई सोर्स ऑफ एनर्जी लगाया, सेल लगाया, है ना। सेल को इसी तरीके से सिंबलिकली रिप्रेजेंट करते थे। तो इसमें इस सेल को लगाने से जो करंट फ्लो करेगा, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करा तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, वो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। कंडीशन इज कि टेम्परेचर, जहां पे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, इन दैट प्लेस टेम्परेचर रिमेन अनचेंज एंड द फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज। व्हाट इट मीन? फिजिकल कंडीशन का मतलब मैकेनिकल स्ट्रेन। मैकेनिकल स्ट्रेन का मतलब अगर वायर का जो लेंथ है, जो भी डायमेंशन हो, वो वायर वही होने चाहिए, उसकी डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तभी ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट वेरीफाइड होगा और जस्टिफाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मेरी बात को समझ पाए? क्लियर है मेरी बात? तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर इसको मैं और भी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखो, मैंने स्टेटमेंट में क्या बोला था? इट स्टेट दैट current flowing through a conductor is directly proportional to applied potential difference across the end of the conductor, provided that temperature and physical condition remain unchanged. ठीक है, मैं लिख देता हूं। It states that the current flowing through conductor is directly proportional to applied potential difference across the end of कंडक्टर।
प्रोवाइडेड दैट, ये कंडीशन जरूरी है, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन में मैंने क्या बोला था आपको, मैकेनिकल स्ट्रेन, मतलब कोई भी वायर में इलोंगेशन वगैरह नहीं आना चाहिए, जो वायर है वही लेंथ होना चाहिए, रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, दिस इज द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन और स्टेटमेंट, एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। It states that the current flowing through conductor is directly proportional to applied potential difference across the end of the conductor, provided that, this is the condition, temperature and physical condition, means physical condition का मतलब मैकेनिकल स्ट्रेन, किसी भी वायर में कोई भी इलोंगेशन नहीं होनी चाहिए, उसकी डायमेंशन में चेंज नहीं आनी चाहिए, रिमेन अनचेंज। ये स्टेटमेंट कंप्लीट है। नाउ इस स्टेटमेंट से क्या पता लगा कि हमने जो वायर लिया, हमने कौन सा क्या लिया, वायर लिया, मतलब वायर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके का, हमने कोई भी कंडक्टर लिया, कोई भी वायर लिया, इस वायर के अक्रॉस, इस वायर के अक्रॉस जो हमने क्या करा, एक सेल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया, स्विच क्लोज करते इसमें जो करंट फ्लो करा, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हमें मालूम है मैथमेटिक्स से कि मैथमेटिक्स में कभी भी किसी चीज के प्रोपोर्शनैलिटी को हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, वी नीड इक्वल टू साइन। तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी को हटते एक कांस्टेंट आएगा, दिस इज R, और V is equal to IR. This is very important, where R is resistance of conductor। ठीक है ना, यहां पे R क्या है, R रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, जो कि क्या है, R यहां पे कांस्टेंट है। अब ओम्स लॉ को वैलिड होने के लिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होने के लिए रेजिस्टेंस को क्या होना होगा, कांस्टेंट होना होगा। आप खुद भी सोचो, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट होना होगा तभी जाकर के ये वैलिड होगा। अगर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट होना होगा तो उसके लिए ही ये कंडीशन है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर ये फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर सेम नहीं होगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा। ये 12th में आप बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है ना, अलग अलग आप मटेरियल के लिए पढ़ोगे रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, क्लियर है। अभी हमें क्या लेना है, हमें लेना है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट होगी तभी ओम्स लॉ वैलिड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये आप स्टेटमेंट लिख लो और स्टेटमेंट के बाद ये फॉर्मूला लिख दो, और फॉर्मूला आप अपने दिमाग में फिक्स कर दो, दैट इज V इक्वल टू IR। अगर आपने फिक्स नहीं किया तो आपके मार्क्स फिक्स नहीं हो पाएंगे। अगर मार्क्स फिक्स नहीं हो पाएंगे तो फिर एक चीज फिक्स होगा, वो क्या फिक्स होगा, रिजल्ट के बाद पापा का मार। तो अगर पापा से मार नहीं खाना चाहते हो तो V इक्वल टू IR लिख लो दिमाग में। चलो लिखो, लिख लिए, दिस इज स्टेटमेंट। और मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे V बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। अभी मैं वेरिफिकेशन, एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे सेटअप लगाए जाते हैं वो मैं बता दूंगा। उससे आप कुछ एक आर्बिट्री और बोल सकते हो या एज्यूम करके मैं कुछ वैल्यू ले लूंगा, उस वैल्यू से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इस चीज़ों को। अभी तो आप लिख लो स्टेटमेंट को, आई होप लिख लिए होगे, है ना, ये सारा। चलो देखो, अब सेकंड इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। आप अपने एनसीईआरटी के पेज नंबर 175 उसमें एक एक्टिविटी 11.1 उसमें आप देखना कुछ सेटअप दे रखे हैं और करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, उसके बारे में आपको यहाँ पे बता रखा। देखो यहाँ पे जो V इक्वल टू IR मैंने लिखा था, V इक्वल टू IR लिखा था, तो मैंने V के बारे में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले के लेक्चर में मैंने बता रखा था पोटेंशियल डिफरेंस V के बारे में। तो V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट, जो कि लेक्चर नंबर 2 में बता रखा था। नया इंट्रोड्यूस हुआ
आर जो कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका भी मैंने आपको बता रखा था कुछ इस तरीके से, अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिकल सिंबल में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने पहले इसलिए बता रखा था कि मैं अब यूज करूं तो आपको समझ आए कि हाँ ये यहां से आ रहा है, ठीक है। तो ओम्स लॉ का आपने देख लिया स्टेटमेंट। आई होप ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है। अगर कंडीशन आपने एग्जाम में नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो मार्क्स अगर एग्जैक्ट टू द पॉइंट लिखोगे तभी फुल मार्क्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। हमेशा याद रखना जो भी मैं दे रहा हूं यहाँ पे आपको, जितना भी मैंने कंटेंट दिया, अगर ये कंटेंट आप अच्छे से क्लियर करके जाओगे तो आई कैन गारंटी यू कि फिजिक्स में एक मार्क्स भी नहीं कटेंगे, ठीक है। अभी मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड करूंगा ऑन टाइम, बहुत सारे वीडियोस होंगे जिसमें मैं वन शॉट वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा इस चैप्टर के, और कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होंगे। टाइम टू टाइम मैं बताऊंगा क्या क्या मैं करने वाला हूं। अभी तो देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखो ये वेरिफिकेशन लैब में भी होती है विथ एपरेटस, ठीक है। वहां पे हमें नीड होती है वोल्ट मीटर, एमीटर की, ठीक है, और सेल बैटरी आप बोल सकते हो, और वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है यूज। ये सारी चीज के सेटअप से वहां पे ओम्स लॉ को हम वेरीफाई करते हैं। बट यहाँ पे कुछ मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूं। दिस इज व्हाट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल सिंबल में एक वी से, है ना, वी लिखा हुआ एक अप्लायंसेस के बारे में बताया था जिसको हम बोले थे वोल्ट मीटर। क्या बोले थे? वोल्ट मीटर। और मैंने वहां पे थोड़ा सा टर्म यूज किया था कि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते। धीरे धीरे सारी चीजें समझ आएगी, थोड़ा सा टाइम दो आप। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और ये दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो दो एक्स और एक्स डैश या वाई मैं लिख दूं, वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। सेकेंड वन इज एमीटर। एमीटर के बारे में भी मैंने बताया था। एमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर के बाद मैंने बताया था एमीटर जो कि करंट को मेजर करता है। और मैंने वहां पे बोला था ये सीरीज में होता है, और ये प्लस ये माइनस, पॉजिटिव ऑफ द सेल से कनेक्ट होगा, नेगेटिव ऑफ द सेल से कनेक्ट होगा। अब इसके बाद मैं एक स्विच, एक की को कनेक्ट कर दिया हूं। अब मैंने कुछ इस तरीके से सेटअप बना रखा। अभी अगर मैं की को क्लोज भी करूं तो सेल से कनेक्टेड नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। मेरी बात क्लियर है ना? मैंने क्या किया कि 4 सेल लिया। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, मतलब ये बैटरी है। क्लियर है मेरी बात? अब ये बैटरी, मैंने क्या किया कि सारे को एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। मैंने सारे को दिस इज 1 वोल्ट, दिस इज 1 वोल्ट, दिस इज 1 वोल्ट, दिस इज 1 वोल्ट, मैंने एज्यूम करा। अब मैंने क्या किया, की को क्लोज कर दिया। अभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। अब मैं की को ओपन रख रहा हूं। मैंने क्या किया, यहां से एक बारी इस वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो गया। अब जैसे ये यहां पे ऐसा कनेक्ट होगा और मैंने स्विच को ऑन करा तो क्या होगा, करंट यहां से ऐसा करके आएगा, इस तरीके से, इस सेल से ऐसा करके कनेक्ट आएगा, रजिस्टर में जाएगा, देन आफ्टर दैट एमीटर में जाएगा, और रजिस्टर में जाएगा तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा जो कि सेल के बराबर होगा, ठीक है ना। एमीटर में करंट मेजर करेगा, की क्लोज है, फिर वापस जाएगा इस तरीके से। तो एज्यूम मैंने किया, डेटा के लिए मैंने एज्यूम किया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली डेटा कैलकुलेटेड नहीं, मैंने एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया? फर्स्ट
मैं डेटा यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, यही लिखता हूं। दिस इज V पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दिस इज I करंट। अब देखना, मैंने 4 डेटा ले रखा ना, मैंने सबसे क्या पहले किया, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, जैसे 1 वोल्ट लिया, सपोज एज्यूम किया हूं मैंने, एमीटर में रीडिंग दिखाया 1 एम्पियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से कनेक्शन हटा दिया मैंने, और कनेक्शन कहां कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरीके से, इस पॉइंट पे। अब क्या होगा, 2 सेल, 1 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट, तो जैसे ये 2 वोल्ट होगा, डबल हुआ, करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब सेम उसी तरीके से मैंने यहां से कनेक्शन हटाया और कुछ यहां पे कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, 3 वोल्ट, 1 + 1 + 1 3 वोल्ट, तो करंट भी क्या हो जाएगा, एमीटर में देखा गया 3 एम्पियर। फिर सेम उसी तरीके से मैंने इसको क्या किया, लास्ट में कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या दिया, दिस इज 4 वोल्ट, तो ये कितना आ गया, 4 एम्पियर। ये क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जिस रेट से बढ़ रहा है, जितना मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करा, करंट भी उतना इंक्रीज होता है। क्लियर है ना, मींस पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट लिया था, उस वक्त रीडिंग क्या दिखाई, 1 एम्पियर। फिर मैंने क्या किया, डबल किया, तो करंट भी डबल हो गया। क्लियर है मेरी बात, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा उतना ही करंट बढ़ा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? अभी मैंने ओम्स लॉ से क्या लिखा था, V = IR, क्या लिखा था मैंने, V = IR। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, किसी भी डेटा को ले लेंगे, V को 1 वोल्ट, I को 1 एम्पियर और R, तो यहां से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। क्लियर है मेरी बात, समझ आया? अभी मैं बताऊंगा रेजिस्टेंस के बारे में, आगे मैं बताऊंगा, बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। दिस इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। आपने यहां पे लिखना क्या, एज्यूम, ठीक है, क्योंकि मैंने एज्यूम किया 1 वोल्ट था तो करंट था 1 एम्पियर, जैसे ही बढ़ा तो करंट भी बढ़ा। दिस इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। समझ आई चीजें? एंड द थर्ड वन, थर्ड मैंने क्या बोला था, VI ग्राफ, ये समझ गया ना? देखो, हर केस में आपको रेजिस्टेंस कांस्टेंट मिलेगा, 1 ओम का, लिख लिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। चलो ठीक है, अब देखते हैं लास्ट मैंने क्या बोला था, VI ग्राफ। VI ग्राफ मतलब यहां से क्या पता लग रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लग रहा है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, करंट उतना बढ़ता गया। चलो देखो, अब मैंने आपको बोला था दैट इज VI ग्राफ। देखो VI ग्राफ तो मैं बोल रहा हूं, कभी कभी IV ग्राफ भी आ जाता, तो दोनों को समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ग्राफ, दैट इज VI ग्राफ। ठीक है ना, समझना। अच्छा, अभी मैंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाले डेटा से उस डेटा को मैं यूज कर लेता हूं, ठीक है ना। अभी जस्ट हमने देखा था ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, वो क्या देखा था, V और I, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट था तो ये 1 एम्पियर था, जब पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट हुआ तो ये 2 एम्पियर हुआ, जब पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट हुआ तो ये 3 एम्पियर हुआ, और ये 4 वोल्ट हुआ तो 4 एम्पियर हुआ था। यही था ना। चलो, अब आपने 9th क्लास में
डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा होगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला होगा, जिसमें स्लोप क्या देता था, स्लोप आपको देता था वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता था, वेलोसिटी देता था। स्लोप का मतलब ये होता था tan थीटा। tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे सर क्या बोल रहे हो सर आप, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन सी सब्जी का नाम ले रहे हो सर आप? एक्चुअली ये सब्जी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, है ना, सब्जी का नाम लेता तो सुन रखे होते। चलो मैं बताता हूं, ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। ग्राफ, दिस इज y एंड दिस इज x। सपोज हमारे पास कोई ग्राफ है कुछ ऐसा, ठीक है ना, दिस इज एंगल थीटा, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मैं यहां पे बोलूं मेरे को थीटा स्लोप चाहिए, स्लोप, तो स्लोप का मतलब मैंने क्या बोला था, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या होता है देखना, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल इज थीटा, मतलब थीटा क्या है, इस एंगल से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के नीचे जो होता है वो बेस होता है, और 90 डिग्री, दिस एंगल इज लार्जेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, तो इसके सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। क्लियर है ना? अब मैं ये थीटा ले लेता तो हाइपोटेनियस तो यही होता है, लार्जेस्ट एंगल के सामने वाला साइड तो यही है। अगर ये थीटा लेता तो ये बेस बन जाता, ये परपेंडिकुलर बन जाता। तो देखो अब हमारे पास है स्लोप, स्लोप का मतलब मैंने क्या बोला, tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा का मतलब होता है दिस, इस ट्रायंगल को कंप्लीट करोगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस बेस वैल्यू, दिस परपेंडिकुलर वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस बेस वैल्यू, ठीक है। या इसे भी बोला जाता है tan थीटा और स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, और tan थीटा को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ये सारे को यूज कर सकते हो, जिससे आप समझ जाओ उसको यूज कर डालो। चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, सपोज मान लो इसकी यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू, दिस इज y1 एंड दिस इज y2, और यहाँ की वैल्यू x1 और दिस इज x2, तो हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे y1 x1, इस तरीके से लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो ये हमें क्या दे देगा, स्लोप दे देगा, tan थीटा की वैल्यू दे देगा। क्लियर? चलो करते करते अभी करते हैं, अभी समझ आ जाएगा। अब देखो वी आई ग्राफ है, मतलब मैं इस तरीके से वी आई ग्राफ को ड्रॉ करता हूं, दिस साइड इज v एंड दिस साइड इज I, दिस मस्ट बी इन एम्पियर एंड दिस इज इन वोल्ट। जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 1 वोल्ट, जब पोटेंशियल डिफरेंस था 1 वोल्ट तो करंट कितना था, 1 एम्पियर। जब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 2 वोल्ट तो करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर। जब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 3 वोल्ट तो करंट कितना हो गया, 3 एम्पियर। जब पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट तो करंट कितना हो गया, 4 एम्पियर। ये मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है मेरी बात? ये मैंने क्या किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। अब इन सारे का मैं ग्राफ बनाओ, सारे पॉइंट को मैंने लिख दिया। वी आई कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। दिस 2v एंड 2i कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये 3v और 3i कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये 4v 4i, ये पॉइंट मिलेगा। अब सारे को क्या करो, सारे पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या दे रहा आपको, स्लोप दे रहा। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, हम देखते हैं क्या देता है स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। इसको मैं हटा रहा हूं, फॉर्मूला याद रख लेना, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। चेंज इन y का मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अभी देखते हैं, अभी इस चीज को मैं करके दिखाता हूं क्या आता है। अब यहां पे देखो स्लोप इक्वल टू tan थीटा,
इक्वल टू, अभी मैंने क्या बोला था, चेंज इन वाई, ठीक है ना, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। वाई एक्सिस में कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, आपको जो अच्छा लगता, 3 2 ले लो या 2 1 ले लो, तो y2 2 हो जाएगा और y1 1 हो जाएगा। मतलब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, 2 - 1 डिवाइडेड बाई, समझ पा रहे हो मेरी बात, डिवाइडेड बाई 2 1, दिस इज 2 1, तो ये क्या बन जाएगा 1/1 विच इज 1। tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा का मतलब, tan थीटा की वैल्यू कितनी आई, tan थीटा इज इक्वल टू 1, और tan थीटा को मैंने क्या बोला था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट करोगे, दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कौन बता रहा, v, और बेस की वैल्यू करंट बता रहा। मतलब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट इज इक्वल टू 1, ये लिख सकता हूं। समझ आई बात। tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में कौन बता रहा, पोटेंशियल डिफरेंस, बेस में कौन बता रहा, करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, जिसकी वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। चलो एक और चीज, ओम्स लॉ से, हमने ओम्स लॉ से देखा था v इज इक्वल टू आई आर, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, v बाई आई इज इक्वल टू आर लिख सकता हूं। इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, तो यहां से आपको r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1, r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। मतलब ये पता लगा स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ हमें रेजिस्टेंस बताता है। समझ आई बात, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, हमें क्या बताता, रेजिस्टेंस बताता। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या देता है, रेजिस्टेंस देता, और यहां पे हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने देखे, 1 देखे। क्लियर है। और tan थीटा की वैल्यू 1 है, मतलब अगर ये थीटा कोई पूछे तो कितना होगा, 45 डिग्री। इतना तो आपको नहीं मालूम हो, आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा, तो ये चीजों को समझ पा रहे होगे। ठीक है, मतलब वी आई ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता, रेजिस्टेंस देता। अगर इस ग्राफ का हमने स्लोप निकाल दिया, स्लोप की वैल्यू हमें रेजिस्टेंस दे देगा। क्लियर है। स्लोप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। एक पॉइंट और लिख लेना, स्लोप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी, रेजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि स्लोप ही तो रेजिस्टेंस है वी आई ग्राफ का। तो स्लोप एंगल जितना बढ़ेगा, tan थीटा का वैल्यू उतना बढ़ेगा, tan थीटा का वैल्यू उतना बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। चलो देखो, अब एक क्वेश्चन से मैं और चीजों को समझाता हूं। देखो बेसिकली ना 2 ग्राफ होते, वी आई ग्राफ होता और आई वी ग्राफ भी हो सकता। ये तो अभी मैंने वी आई ग्राफ के बारे में बताया, ठीक है। वी आई ग्राफ के बारे में बताया, एक आई वी ग्राफ के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखो, दिस इज वी आई ग्राफ और दिस इज आई वी ग्राफ। दोनों में फर्क क्या है, दिस इज आई, दिस इज वी। अभी मैंने क्या बोला था, अभी मैंने बोला था कि अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, वी आई ग्राफ का स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। और इसका ध्यान रखना, दिस इज आई वी ग्राफ है ना, दिस इज आई वी ग्राफ, दिस इज आई एंड दिस इज वी। ग्राफ कुछ इस तरीके से है। तो याद रखना, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ गिव्स अस कंडक्टेंस। ये रेजिस्टेंस बताता था और ये कंडक्टेंस। व्हाट इट मीन,
ये बताएगा 1/r का वैल्यू बताएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसे हम G से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और G मतलब G इज इक्वल टू 1/r। समझ आया बात? तो देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया IV ग्राफ और VI ग्राफ का। आप खुद भी सोचो ना, देखो यहां पे स्लोप, इसकी स्लोप क्या लिखोगे? स्लोप इज इक्वल टू V/I। ओम्स लॉ से क्या मिलता है? V इज इक्वल टू IR मिलता है, और यहां से V/I मेरे को क्या मिल जाएगा? R मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं स्लोप क्या देगा? स्लोप हमें देगा रेजिस्टेंस देगा। लेकिन इस वाले से देखो, मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा? I/V मिलेगा। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अब मैं इसको I/V लिखूं तो क्या लिखूंगा? दैट इज 1/r इज इक्वल टू I/V। I/V कितना मिल गया मेरे को? स्लोप ये क्या दिया? 1/r दिया, विच इज कंडक्टेंस। समझ आई बात? क्लियर है? अगर VI ग्राफ है तो उसका स्लोप हमें रेजिस्टेंस देगा, अगर IV ग्राफ है तो उसका रेजिस्टेंस हमें रेसिप्रोकल ऑफ, IV ग्राफ है उसका हमें स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देगा। दैट इज कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। चीजें और भी समझ आते जाएगी धीरे धीरे। चलो एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं, क्या क्वेश्चन हो सकता है। ये मिटा रहा हूं मैं। क्या क्वेश्चन हो सकता है कि ग्राफ कुछ दे रखा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिस इज RA एंड दिस इज RB। आपको बोलेगा कि इस ग्राफ को एनालाइज करो और मेरे को बताओ कौन सा RA बड़ा है या RB बड़ा, मतलब दिस इज ग्राफ ऑफ टू कंडक्टर। ठीक है, दिस इज कंडक्टर A एंड दिस इज कंडक्टर B। तो मेरे को बताओ किस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो दिस इज VI ग्राफ। अब यहां से देखो, अगर मैं बोलूं दिस इज थीटा A है ना, और ये क्या है? दिस इज थीटा B। तो मैं यहां से बोल सकता हूं दैट इज थीटा B इज ग्रेटर देन थीटा A। थीटा B क्या है? बड़ा है, मतलब एंगल ऑफ दिस कंडक्टर ये क्या बड़ा। तो tan थीटा B मतलब कंडक्टर B का जो स्लोप होगा वो बड़ा होगा किससे? tan थीटा A से। मतलब स्लोप ऑफ B इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A। तो मैं यहां से बोल सकता हूं रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। B की रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके स्लोप ज्यादा। समझ आया? चलो ठीक है। अगर ये ग्राफ होगा, IV ग्राफ होगा, अगर IV ग्राफ होगा, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर IV ग्राफ होगा, IV ग्राफ होगा मतलब कुछ इस तरीके का, दो कंडक्टर दे रखा होगा आपके पास, कुछ ऐसा, दिस इज RA एंड दिस इज RB एंड दिस इज एंगल थीटा A। ये कंडक्टर A है और दिस इज एंगल थीटा B, दिस इज कंडक्टर B। अब क्वेश्चन में बोल रखा होगा कौन से कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, कौन से कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो हम यहां पे क्या बताएंगे? स्लोप ऑफ IV ग्राफ हमें क्या देता है? ये तो कंडक्टेंस देता है, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उसका क्या होगा? कम हो जाएगा। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, मतलब रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इस वाले में स्लोप, देखो स्लोप किसका ज्यादा? स्लोप मैं बोल सकता हूं स्लोप ऑफ B इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A। B का स्लोप क्या है? ज्यादा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? जब स्लोप ज्यादा, अभी मैंने बोला था IV हमें क्या देता है? कंडक्टेंस देता, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देता। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि 1/R B का ज्यादा, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा?
मेरी बात समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रखा हूँ? देखो अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप ऑफ बी की बात करूं, ठीक है, तो वो क्या देगा? स्लोप ऑफ बी दैट इज आई बाई वी, ठीक है ना, इक्वल टू 1/r देगा। तो आई बाई वी ज्यादा किसका है? बी का, तो 1/r ज्यादा होगा। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं 1/r ऑफ बी इज ग्रेटर देन 1/r ऑफ ए, यही होगा ना। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि इसका 1/b ज्यादा है, मतलब ये कंडक्टेंस, इसे मैं क्या बोल सकता हूं? कंडक्टेंस ऑफ b इज ग्रेटर देन कंडक्टेंस ऑफ a। जब कंडक्टेंस बड़ा हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल है, तो रेजिस्टेंस ऑफ a इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ b, उल्टा, ठीक है। आईवी ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और जिसका स्लोप कम होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। क्लियर है? चीजें समझ आई? स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ क्या देगा हमें? कंडक्टेंस देगा। तो जिसकी कंडक्टेंस ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम। कंडक्टेंस मतलब चार्ज को अलाउ करता और रेजिस्टेंस रोकता, ठीक है। तो यहां से हम वीआई ग्राफ से देखेंगे जिसकी स्लोप ज्यादा होगी, जिसकी एंगल ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसमें हम क्या देखेंगे? जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, मतलब बी का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा, और ए का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लिख लिए, है ना? समझ पा रहे हो ना? वन आई बाई वी क्या देगा? स्लोप देगा वो थीटा, बी वो ज्यादा होगा तो आई बाई वी क्या होता है? 1/r होता है। तो 1/r किसका ज्यादा है? बी का ज्यादा है। और ये कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस किसका ज्यादा? बी का, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? ए का ज्यादा होगा। दिस इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ, ठीक है। वी आई ग्राफ मैंने बता दिया। ओम्स लॉ में मैंने 3 बातें बताई। द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, जिसमें मैंने एक फॉर्मूला भी दे दिया, V इज इक्वल टू आई आर। सेकेंड मैंने क्या बोला आपको? सेकेंड मैंने बोला आपको वेरिफिकेशन, ओम्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बताया। देन आफ्टर दैट थर्ड में मैंने बताया वीआई ग्राफ और आईवी ग्राफ के बारे में, ठीक है, जिसमें मैंने स्लोप वगैरह सब कुछ आपको डिटेल में बताया। आई होप चीजें क्लियर हुई ओम्स लॉ के बारे में। इस वीडियो को देखो, समझ आएगा। फिर से नहीं समझ आता वापिस फिर से देखो, ठीक है। चीजें समझने बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करें क्या इससे रिलेटेड, सो दैट कि आगे की चीजें थोड़ी और अच्छे से समझ आए। ओम्स लॉ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ current passes through a conductor having resistance 2 ohm and applied potential difference is 5 वोल्ट, ठीक है। चलो पॉज करो, सॉल्व करो, कोशिश करो। ऑल्दो रेजिस्टेंस की बात होगी लेक्चर नंबर 4 में। अगले लेक्चर में पूरा रेजिस्टेंस को मैं डिटेल में बताऊंगा। न्यू क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि करंट में हमें बताना है। क्या बताना? क्वेश्चन को पढ़ो। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ करंट, करंट मेरे को फाइंड आउट करना। पासेस थ्रू अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस, कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 2 ओम दे रखा है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगी, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगी है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगी है वो कितने की है? दैट इज 5 वोल्ट की है। और हमें क्या बताना? करंट बताना। मतलब R की वैल्यू 2 ओम दे रखा है और V इक्वल टू 5 वोल्ट दे रखा है। बस करंट निकालो। ओम्स लॉ लगाइए भैया। ओम्स लॉ मैंने बता रखा था, याद कर लेना। क्या याद कर लेना? V इज इक्वल टू आई आर। मेरे को करंट निकालना, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R। तो V की वैल्यू कितनी है? 5, R की वैल्यू 2, दिस इज 2.5 एम्पियर। मतलब यहां से करंट कितना जा रहा होगा? 2.5 एम्पियर जा रहा होगा। क्लियर है? आगे हम देखेंगे और भी अच्छे से।
ये बस मैंने बेसिक थोड़ा-सा क्वेश्चन दिया, थोड़ा-सा आइडिया के लिए कि क्वेश्चन क्या हो सकते हैं ओम्स लॉ से, है ना? अभी तो और भी बहुत कहानी बचे हुए हैं अभी, बहुत कहानी बची हुई है। आई होप चीज़ें समझ आई होगी, है ना? डू योर बेस्ट, मेहनत करो। एवरीथिंग इज़ मेहनत, जितना मेहनत करोगे, जितने अपने आप को घिसोगे, उतना ज़्यादा आप शाइन करोगे। थैंक यू वेरी मच।